वेलकम बैक टू द यूट्यूब चैनल ऑफ ZA Academy। और जो हमारी यूट्यूब की सीरीज चल रही है फॉर 11th एंट्रेंस ऑफ आर्ट्स एंड कॉमर्स, उसका आज मैं लेक्चर लेकर आया हूँ वर्किंग ऑफ इंस्टीट्यूशन लास्ट पार्ट। एज यू कैन सी, ये हमारे मेंटोर्स है सब, जो आपको इस सीरीज में थ्रू आउट द कोर्स आपको गाइड कर रहे हैं और पूरी कोशिश कर रहे हैं कि आपको हर वो सिलेबस का पार्ट कवर करा सके जो मोस्ट इंपोर्टेंट कवरेज रखता है अपना 11th एंट्रेंस आर्ट्स और कॉमर्स में। मेरे साथ जैद सर हैं, हया मैम है, सबूर सर है, उस्मान सर है, जो रोजाना आपको कोई ना कोई लेक्चर लेकर आते हैं। और जैसा कि आज फ्राइडे है, मैं आपके लिए वर्किंग ऑफ इंस्टीट्यूशन लास्ट पार्ट लेकर आया हूं। तो चलिए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं अपना लेक्चर। 2 लेक्चर ऑलरेडी हम लोग वर्किंग ऑफ इंस्टीट्यूशन के पढ़ चुके हैं। आज देखते हैं कि आज हम लोग क्या क्या कवर करने वाले हैं। Today we are going to start with political executive. See, what is executive first? Executive क्या चीज होती है? जैसा कि हमने देखा था, गवर्नमेंट जो रहती है उसके जो है 3 ऑर्गन्स हैं। ओके, गवर्नमेंट के 3 ऑर्गन्स हैं। देयर आर कौन कौन से ऑर्गन्स हैं वो? वन इज लेजिस्लेचर, जो हम पढ़ चुके हैं पार्लियामेंट के बारे में। अदर वन इज एग्जीक्यूटिव एंड द लास्ट वन इज जुडिशियरी। तो आज जो है हमारा 2 चीजें जो है वो कवर होंगी। एग्जीक्यूटिव वो ब्रांच है गवर्नमेंट की, एग्जीक्यूटिव वो ब्रांच है गवर्नमेंट की जो क्या करती है, इंप्लीमेंटेशन ऑफ लॉज को देखती है कि किस तरीके से कानून लागू होगा। उस चीज को क्या करती है, नजर में रखते हुए कानून को लागू करवाती है। ठीक है, अब इस एग्जीक्यूटिव में 2 तरीके का एग्जीक्यूटिव होता है। One is political executive and the other one is permanent executive. Now, political executive में सब वो लोग हैं जो मिनिस्ट्रियल पोजीशंस को होल्ड किए हुए हैं। हर वो इंसान जो मिनिस्टर है गवर्नमेंट में, वो पॉलिटिकल एग्जीक्यूटिव का पार्ट है। जैसे फॉर एग्जांपल प्राइम मिनिस्टर, डिप्टी प्राइम मिनिस्टर, फाइनेंस मिनिस्टर, डिफेंस मिनिस्टर, ये जितने भी मिनिस्टर हैं, दे ऑल अकम्पनी द पॉलिटिकल एग्जीक्यूटिव। ओके, देखो ये क्या है, देखो क्या करता है एग्जीक्यूटिव। ऐसी फंक्शनरीज जो डे टू डे के डिसीजंस ले, बट सुप्रीम पावर्स जो है वो पीपल की ही रहेगी और उनके बिहाफ पे ये लोग डिसीजंस ले रहे हैं। ठीक है, डिसीजंस लेने के बाद इनका इंप्लीमेंटेशन भी इन्हीं के हाथ में है, उसी को हम एग्जीक्यूटिव कहते हैं। ठीक है, दैट इज इंप्लीमेंटेशन मतलब एग्जीक्यूशन ऑफ द डिसीजंस। ठीक है, नेक्स्ट हम लोग मूव करते हैं। What are the differences between the two? One is political and the other one is permanent executive. ठीक है, political executive जैसा मैंने बताया, हर वो इंसान है, हर वो आदमी है जो क्या है, जो गवर्नमेंट का पार्ट है और मिनिस्टर है आप कह सकते हैं। ठीक है, वो सब पॉलिटिकल एग्जीक्यूटिव के पार्ट है। ठीक है, क्या करते हैं वो लोग, लॉ मेकर्स बनते हैं, दैट इज मिनिस्टर्स बनते हैं और पॉलिसीज बनाते हैं। यानी कि कोई भी मिनिस्टर कंसर्न होगा किसी भी मिनिस्ट्री से, लेट्स से वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट की कोई मिनिस्ट्री है, उससे रिलेटेड अगर कोई लॉ बनाना होगा तो वो उस मिनिस्टर को बनाना पड़ेगा जो वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट मिनिस्ट्री का हेड है। ठीक है, इसी तरीके से स्पोर्ट्स मिनिस्ट्री का जो मिनिस्टर होगा वो स्पोर्ट्स से रिलेटेड कोई भी लॉ बनाएगा। ठीक है, अब ये जितने भी मिनिस्टर्स हैं, दे आर इलेक्टेड बाय द पीपल। ठीक है, दे आर इलेक्टेड बाय द पीपल और उनको आप रिप्लेस नहीं कर सकते जब तक कि अगले इलेक्शन ना हो। दैट मींस मिनिस्टर अगर कोई एक बार बन गया, वो तभी हटेगा जब अगले इलेक्शन में क्या होगा, या तो वो हार जाए या फिर प्राइम मिनिस्टर उसको हटा दे। विद ईच चेंज इन गवर्नमेंट देयर इज चेंज इन द एनवायरनमेंट। दैट मींस जैसे ही गवर्नमेंट चेंज होगी, इट इज क्वाइट ऑब्वियस मिनिस्टर्स चेंज होंगे। मिनिस्टर्स चेंज होने का मतलब ये है कि पॉलिटिकल एग्जीक्यूटिव में चेंज आएगा। ओके, देयरफॉर दे आर नोन एज पॉलिटिकल एग्जीक्यूटिव्स, क्योंकि ये विद टाइम चेंज हो सकते हैं। नाउ कम टू दिस टर्म परमानेंट एग्जीक्यूटिव। ये हर वो इंसान है जो आप देखते हो जो सिविल सर्वेंट्स हैं, लाइक डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट, लाइक सीनियर सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस, लाइक सब डिविजनल मजिस्ट्रेट, लाइक सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस। ये हर इंसान जो डे टू डे पॉलिसीज इंप्लीमेंटेशन में काम कर रहे हैं, वो है ये लोग। ठीक है, परमानेंट क्यों कहलाते हैं ये? क्योंकि इन्हें कोई फर्क नहीं पड़ता किसी की भी गवर्नमेंट रहे,
इवन द रूलिंग पार्टी चेंजेस बट देयर स्टेटस डज नॉट चेंजेस। कोई एक बार इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विसेज में चला गया, आईएएस बन गया, आईपीएस बन गया, उस पर कोई फर्क नहीं पड़ता कौन सी गवर्नमेंट आएगी, ही इज गोइंग टू रिमेन थ्रू आउट इन द इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विसेज। ओके, इसलिए इनको हम लोग बोलते हैं परमानेंट एग्जीक्यूटिव। कोई फर्क नहीं है रूलिंग पार्टी किसकी है, दे आर गोइंग टू बी इन द ऑफिस। ठीक है, तो क्या होता है, दे आर अनइफेक्टेड बाय द चेंजेस इन गवर्नमेंट। देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन पॉलिटिकल एंड द परमानेंट एग्जीक्यूटिव्स, जो हम लोगों ने यहाँ पे डिस्कस कर लिया कि परमानेंट एग्जीक्यूटिव कौन होते हैं और पॉलिटिकल एग्जीक्यूटिव्स कौन होते हैं। नाउ अब आपने बहुत बार देखा होगा कि सिविल सर्वेंट्स जो होते हैं कितनी भी हाई पोस्ट पे हो, ठीक है, चाहे डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट हो या उससे बड़ा कोई अधिकारी हो, सेक्रेटरी हो, कुछ भी हो, है ना, वो क्या करते हैं, बिल्कुल सर झुका के खड़े रहते हैं मिनिस्टर्स के सामने, एमपी एमएलए के सामने, जी हुजूरी करते रहते हैं उनकी। ऐसा क्यों होता है? व्हाई? देयर इज अ क्वेश्चन, व्हाई डज द पॉलिटिकल एग्जीक्यूटिव्स हैव मोर पावर देन द नॉन पॉलिटिकल एग्जीक्यूटिव और द परमानेंट एग्जीक्यूटिव? मिनिस्टर्स पावरफुल क्यों है सिविल सर्वेंट से? क्या मिनिस्टर्स को ज्यादा नॉलेज होती है चीजों की? मिनिस्टर्स को जो डीएम एसएसपी हैं इनसे ज्यादा नॉलेज होगी लॉ की चीजों पे, या फिर पॉलिसीज पे इनसे ज्यादा नॉलेज होगी? ऐसा नहीं है। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि हम लोग रहते हैं डेमोक्रेटिक कंट्री में, और हर एक डेमोक्रेटिक कंट्री का ये प्रिंसिपल है कि पीपल आर द सुप्रीम इन द डेमोक्रेटिक सेटअप। नाउ जो लोग पीपल सुप्रीम है, तो इसी तरीके से जो लोग रिस्पॉन्सिबल है, रिस्पॉन्सिबल फॉर implementing the wishes of the people, ठीक है, वो कौन है? वो है मिनिस्टर्स। ठीक है, वो है मिनिस्टर्स, वो है रिप्रेजेंटेटिव्स जिनको हमने चूज करके भेजा है। देयरफॉर जब पीपल सुप्रीम है तो उनकी विशेस भी सुप्रीम होगी, और उनकी विशेस जो है वो हमें नजर आती है पॉलिटिकल एग्जीक्यूटिव की शक्ल में। दैट इज द रीजन जो पॉलिटिकल एग्जीक्यूटिव्स होते हैं, ऑल्दो दे आर नॉट हैविंग दैट मच नॉलेज, ऑल्दो दे आर नॉट हैविंग दैट मच एक्सपीरियंस ऑफ द सिचुएशंस, बट स्टिल उनको क्या होता है, ज्यादा क्या करना पड़ता है, स्ट्रेचर पे ऊपर रखना पड़ता है इन कंपैरिजन टू द सिविल सर्वेंट्स। ठीक है, तो इसलिए हम क्या कहते हैं कि पॉलिटिकल एग्जीक्यूटिव्स जो है वो सुप्रीम है डेमोक्रेसी में, देयरफॉर वो परमानेंट एग्जीक्यूटिव से ज्यादा क्या है, पावरफुल है, ऑल्दो दे आर नॉट हैविंग मच ऑफ द नॉलेज एज कंपेयर्ड टू परमानेंट एग्जीक्यूटिव्स। जैसे advisors working in the finance ministry know more about economics than the finance minister. That means finance minister से ज्यादा इकोनॉमिक्स उस आदमी को आती होगी जो एक एडवाइजर की पोजीशन पे काम कर रहा है फाइनेंस मिनिस्टर की, और ये ट्रू भी है। बट होता क्या है कि जितने भी मिनिस्टर्स हैं, ठीक है, उनको क्या होता है, उनको एक इजी लैंग्वेज में क्या, ये सारे के सारे सिविल सर्वेंट्स बिल्स के बारे में, पॉलिसीज के बारे में एक लेमैन लैंग्वेज में बता देते हैं, एक आसान भाषा में बता दिया कि इस बिल में या इस एक्ट में ये फायदे होंगे कॉमन आदमी के। मिनिस्टर्स को वही चीजें क्या होती हैं, जाकर के पार्लियामेंट में खड़े होके जब वो बिल बनने वाला होगा, जब वो एक्ट लागू होने वाला होगा, तो जाके बोल देनी है कि इस एक्ट से ये फायदे हैं, इस एक्ट से ये फायदे हैं। देयरफॉर क्या होता है, जो पॉलिटिकल एग्जीक्यूटिव्स है वो क्या है, ज्यादा पावरफुल हो जाता है, क्योंकि हमें तो यही लगता है कि भाई ये सारी चीजें जो है वो पॉलिटिकल एग्जीक्यूटिव ने की है, बट बिहाइंड द बार और यू कैन से बिहाइंड द कर्टेन्स जो भी खेल हो रहा होता है वो परमानेंट एग्जीक्यूटिव्स कर रहे होते हैं। ओके, दूसरी चीज ये है, मिनिस्टर जो है वो फाइनली आंसरेबल है, किसको, पीपल के लिए, है ना, जो फाइनल आंसर है वो मिनिस्टर को देना है। जैसे अगर कोई बिल जो है खराब भी हो गया, कोई एक्ट जो है इंप्लीमेंटेशन में कमी आ गई या बनने में उसकी कमी आ गई, तो ये कोई नहीं पूछेगा कि कौन से सिविल सर्वेंट्स ने ये एक्ट जो है वो डिजाइन किया था या लिखा था या बनाया था। He is going to be liable for all the lacuna that are there in the bill. जो भी गलतियां हैं, जो भी कमियां हैं, उसके लिए मिनिस्टर जो है वो रिस्पॉन्सिबल होने वाला है। ठीक है, तो इसलिए इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी भी ज्यादा है, तो उसकी पावर भी ज्यादा है। आगे बढ़ते हैं हम लोग। ठीक है, मिनिस्टर टेक्स ऑल द फाइनल डिसीजंस। मिनिस्टर इज नॉट एक्सपेक्टेड टू बी एन एक्सपर्ट इन द मैटर्स ऑफ द मिनिस्ट्री, बट स्टिल मिनिस्टर टेक्स द एडवाइस ऑफ द एक्सपर्ट्स, और वो उन्हें जो है लेमैन लैंग्वेज में समझा देते हैं। ठीक है, देयरफॉर पॉलिटिकल एग्जीक्यूटिव ऊपर। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा प्राइम मिनिस्टर
एंड काउंसिल ऑफ मिनिस्टर। देखो प्राइम मिनिस्टर इज अ वेरी इंपॉर्टेंट पोजीशन, ठीक है। प्राइम मिनिस्टर को बोला जाता है दैट ही इज द हेड ऑफ द गवर्नमेंट, इज द हेड ऑफ द गवर्नमेंट, ठीक है। और इसको हमारी कंट्री में पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ डेमोक्रेसी में इसको रियल हेड भी बोला जाता है, ठीक है। रियल हेड, सारी की सारी पावर जो है बेसिकली वो प्राइम मिनिस्टर के हाथ में कंसंट्रेट कर दी है हमने, है ना। आप लोगों को लगता होगा कि प्रेसिडेंट सर सबसे ऊपर है, वो मैं बताऊंगा प्रेसिडेंट सबसे ऊपर होने के बावजूद भी कैसे उसकी पावर्स जो है वो प्राइम मिनिस्टर से कम है। देखो डायरेक्ट इलेक्शन तो नहीं है पोस्ट ऑफ द प्रेसिडेंट के लिए, ठीक है। बट होता क्या है बेसिकली, होता क्या है, जो भी मेजोरिटी पार्टी रहती है, ठीक है, उसका क्या रहता है, जो भी उस मेजोरिटी पार्टी के एमपीज डिसाइड कर लेते हैं कि ये हमारे नेता है, ये हमारे हेड है, लीडर है, उसको क्या बना दिया जाता है, प्राइम मिनिस्टर बना दिया जाता है। ज्यादातर तो यही होता है कि प्राइम मिनिस्टर्स भी क्या करते हैं, इलेक्शन कॉन्टेस्ट करते हैं मेंबर ऑफ पार्लियामेंट बनने के लिए। अगर वो इलेक्शन कॉन्टेस्ट करें तो अच्छा, अदरवाइज वो दूसरे हाउस के भी मेंबर हैं, दैट इज राज्यसभा, तब भी वो प्राइम मिनिस्टर बन सकते हैं। ओके, तो ऐसा कौन इंसान जो है वो प्राइम मिनिस्टर बनता है, ऐसा इंसान प्राइम मिनिस्टर अपॉइंट किया जाता है प्रेसिडेंट के द्वारा, ठीक है। ये प्रेसिडेंट अपॉइंट करता है प्राइम मिनिस्टर को। पहली चीज आप लोग ये याद रख लिए, कौन होता है बेसिकली वो आदमी, वो होता है मेजोरिटी पार्टी का, जैसे मैंने अभी बताया, ठीक है। लेट्स से कोई पार्टी ऐसी है जो मेजोरिटी मार्क दैट इज 272 सीट्स नहीं ला पाई इन लोकसभा, ये मेजोरिटी नहीं ला पाई कोई भी पार्टी, तो हो सकता है उसने किसी के साथ गठबंधन कर रखा हो, कोलिशन कर रखा हो, उस कोलिशन की 272 सीट आ गई, है ना। फॉर एग्जांपल अभी क्या है, नेशनल डेमोक्रेटिक अलायंस दैट इज एनडीए, नेशनल डेमोक्रेटिक अलायंस, इसकी सरकार चल रही है। तो इसने मिलकर, बहुत सारी पार्टीज हैं इसमें, इन्होंने मिलकर जो है वो इस मार्क को क्रॉस किए हुए, ठीक है। तो क्या होगा, ऐसा लीडर जो इस कोलिशन ने चूज कर रखा है, ठीक है, उसको हम जो है वो क्या करेगा, प्रेसिडेंट प्राइम मिनिस्टर बना देगा। अगर किसी भी पार्टी को या किसी भी कोलिशन को, लेट्स से ना ही एनडीए को जो है वो क्या मिलता है, मेजोरिटी मार्क पे टच करने का मौका मिलता है, ना ही इंडिया अलायंस जो है उसको मेजोरिटी मार्क टच करने का मौका मिलता है, तब क्या होगा, ये प्रेसिडेंट जो है अपनी डिस्क्रिशन लगाएगा, अपने दिमाग से सोचेगा और किसी भी इंसान को प्राइम मिनिस्टर बना सकता है। बट उसमें एक क्या है, सिचुएशन है, सिचुएशन ये है कि जिसको भी वो प्राइम मिनिस्टर बनाएगा विद इन अ पीरियड ऑफ 1 मंथ उस आदमी को अपनी मेजोरिटी साबित करनी पड़ेगी, ठीक है। If in case no single party or alliance gets a majority, president appoints the person most likely to secure a majority support. उसे लगेगा कि हाँ ये आदमी जो है वो क्या कर सकता है, मेजोरिटी एक्वायर कर सकता है, तो उसको बना देगा। बट उसकी डिस्क्रिशन पे है, किसी को भी वो चाहे। जिस तरीके से सबका अपना एक फिक्स टेन्योर है, प्राइम मिनिस्टर का कोई भी फिक्स टेन्योर नहीं है। ये बात आप लोग दिमाग से निकाल दीजिए कि प्राइम मिनिस्टर का फिक्स टेन्योर होता है, नो फिक्स टेन्योर, ओके, कोई फिक्स टेन्योर नहीं होता है प्राइम मिनिस्टर का। प्राइम मिनिस्टर हैज नो फिक्स टेन्योर, ओके, कोई भी फिक्स टेन्योर नहीं है। बेसिकली प्राइम मिनिस्टर जो है वो प्लेजर ऑफ द प्रेसिडेंट पे, प्लेजर ऑफ द प्रेसिडेंट, दैट मींस प्रेसिडेंट जब तक चाहेगा प्राइम मिनिस्टर है, और जब चाहेगा उनको हटा देगा, दैट इज द रीजन। देखो बेसिकली मसला क्या है कि जब तक आपके पास ये 272 नंबर है तब तक तो आप प्राइम मिनिस्टर हो। किसी भी दिन अगर ये 272 का नंबर एक सीट भी कम हुआ, 271 भी हुआ, आप प्राइम मिनिस्टर की कुर्सी पे बैठने लायक नहीं रहोगे। दैट मींस यू हैव लॉस्ट द मेजॉरिटी इन द लोकसभा। द डे यू हैव लॉस्ट द मेजॉरिटी इन द लोकसभा, यू विल बी थ्रोन आउट ऑफ द चेयर ऑफ प्राइम मिनिस्टर, ठीक है। आपकी गवर्नमेंट गिर जाएगी, इसको बोलते हैं सरकार गिर गई, ठीक है ना, हट गई सरकार। तो ये हम देख सकते हैं बहुत सारे प्राइम मिनिस्टर ओवर द टाइम ऑफ इंडिपेंडेंट इंडिया रहे हैं, जवाहरलाल नेहरू, गुलजारी लाल नंदा, लाल बहादुर शास्त्री। ही हैज एक्टेड 2 टाइम्स, गुलजारी लाल नंदा, ठीक है, एक्टिंग प्राइम मिनिस्टर बने हैं 2 बार, ठीक है। यंगेस्ट प्राइम मिनिस्टर वाज राजीव गांधी, इंदिरा गांधी फर्स्ट लेडी प्राइम मिनिस्टर, ठीक है ना, फर्स्ट लेडी प्राइम मिनिस्टर इंदिरा गांधी, यंगेस्ट प्राइम मिनिस्टर वाज राजीव गांधी। PV Narasimha Rao was the first prime minister from South India,
ओके, बाकी आप देख लिए ये बहुत सारे प्राइम मिनिस्टर है ना। पावर्स क्या क्या है प्राइम मिनिस्टर की? बेसिकली प्राइम मिनिस्टर जो है वो क्या होता है, पूरी काउंसिल ऑफ मिनिस्टर का हेड है, ठीक है। जितनी भी काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स में मिनिस्टर्स है सबका हेड है। उसी के हाथ में ये पावर है कि वो कैबिनेट्स की जितनी भी मीटिंग होंगी, ही इज गोइंग टू चेयर द मीटिंग्स ऑफ द कैबिनेट्स, ठीक है। कैबिनेट इज द हाईएस्ट बॉडी है कैबिनेट, जो डिसीजन लेती है, और उसको चेयर करेंगे प्राइम मिनिस्टर, ठीक है। नाउ डिफरेंट जो डिपार्टमेंट्स हैं गवर्नमेंट के, लेट्स से फाइनेंस मिनिस्ट्री से कुछ काम पड़ गया, किसको? लेट्स से हम डिफेंस मिनिस्ट्री को कोई काम पड़ गया, ठीक है। तो उसका जो कोऑर्डिनेशन है कौन करवाएगा? कोऑर्डिनेशन इट इज गोइंग टू बी डन बाय द प्राइम मिनिस्टर, ठीक है। अनदर फंक्शन ऑफ प्राइम मिनिस्टर इज कि अगर किसी भी डिपार्टमेंट में कोई अनबन चल रही है, कोई कॉन्फ्लिक्ट है, तो जो भी फाइनल डिसीजन होगा वो प्राइम मिनिस्टर का होगा, ओके। जनरल जो सुपरविजन है डिफरेंट मिनिस्ट्री का, कि भाई किस मिनिस्ट्री को क्या काम है, कैसे काम चल रहा है ना, किस तरीके से गाइड करना है, ये भी सारे फंक्शंस जो है वो प्राइम मिनिस्टर के हैं। अपार्ट फ्रॉम दिस, जैसे फॉर एग्जाम्पल आप लोग बहुत बार देखते हो कि मिनिस्टर्स को चेंज कर दिया जाता है ना, कि किसी को टेक्सटाइल मिनिस्ट्री दी गई, उसे बाद में जाके स्पोर्ट्स मिनिस्ट्री दे दी गई, या किसी को जो है क्या दिया गया, मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ दी गई, और बाद में जाके उसे मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन दे दी गई। दैट मींस वो क्या करेगा, डिस्ट्रीब्यूट और रीडिस्ट्रीब्यूट करेगा मिनिस्टर्स का वर्क, ठीक है। कि किसी को कोई मिनिस्ट्री दी थी, उसके बाद उसने वो मिनिस्ट्री चेंज कर ली, और किसी भी मिनिस्टर को उसको डिसमिस करने की भी पावर है। दैट मींस लेट्स से कोई मिनिस्टर है, उसे अचानक से ये फील हुआ कि मैं जिस जगह से आता हूं उस जगह उन लोगों का क्या चल रहा है कि प्राइम मिनिस्टर जो है वो या गवर्नमेंट जो है वो काम नहीं कर रही है ना, उनकी मांगे जो मैंने मुद्दे उठाए थे अपने इलेक्शन के टाइम पे वो पूरे नहीं हो रहे हैं, और मैं मिनिस्टर बनने के बाद भी उनके मुद्दे पूरे नहीं कर पा रहा हूं। तो कोई मिनिस्टर अगर गवर्नमेंट के अगेंस्ट बोलना शुरू करते या प्राइम मिनिस्टर के अगेंस्ट बोलना शुरू करते, तो ये प्राइम मिनिस्टर को पावर है कि वो ऐसे आदमी को डिसमिस कर सकता है, ठीक है। इफ एनीवन इज गोइंग, एनी मिनिस्टर इज नॉट कंप्लाइंग, ठीक है, कोई मिनिस्टर अगर कंप्लाइंग नहीं कर रहा है तो वो हटा देगा, उसको डिसमिस कर देगा। सारे के सारे मिनिस्टर्स उसी के लीडरशिप में काम करते हैं, ठीक है। एक और बहुत ही अच्छी बात मैं आपको बताऊं, जब भी प्राइम मिनिस्टर क्विट करेगा, लेट्स से आज नरेंद्र मोदी साहब क्विट कर दें, ठीक है, पूरी की पूरी मिनिस्ट्री को क्विट करना पड़ेगा, पूरी की पूरी मिनिस्ट्री को क्विट करना पड़ेगा। ऐसा इसलिए होता है बिकॉज होल मिनिस्ट्री is appointed on the advice of प्राइम मिनिस्टर। प्राइम मिनिस्टर के एडवाइस पे ही पूरी की पूरी मिनिस्ट्री क्या होती है, बनती है, और प्राइम मिनिस्टर ने क्विट किया तो पूरी मिनिस्ट्री को क्विट करना पड़ेगा। नाउ मूविंग ऑन, आफ्टर द अपॉइंटमेंट ऑफ द प्राइम मिनिस्टर, ये मैंने आपको अभी एक्सप्लेन किया, जैसे ही प्राइम मिनिस्टर को अपॉइंट कर दिया जाएगा, प्रेसिडेंट क्या करेगा, और सारे मिनिस्टर्स को क्या करेगा, अपॉइंट करेगा, किसकी एडवाइस पे, दे आर डन ऑन द एडवाइस ऑफ द प्राइम मिनिस्टर, ठीक है। हो सकता है मिनिस्टर्स सब उसी पार्टी के हो जाए, जैसे बीजेपी के सारे मिनिस्टर्स बन जाए, या हो सकता है बीजेपी की अगर मेजोरिटी नहीं आई हो, किसके साथ मिलकर आई हो मेजोरिटी, जैसे हाल फिलहाल में अभी कल जो है नीतीश कुमार की गवर्नमेंट बनी है बिहार में, तो नीतीश कुमार की गवर्नमेंट अपने दम पे नहीं आई है, वो बीजेपी के साथ मिलकर आई है, तो नीतीश कुमार भी मिनिस्टर बनेंगे, बीजेपी के भी कुछ लोग मिनिस्टर बनेंगे, नीतीश कुमार की पार्टी के भी कुछ लोग मिनिस्टर बनेंगे। कोलिशन गवर्नमेंट में यही होता है, ठीक है। तो हो सकता है एक ही पार्टी के सब मिनिस्टर हो जाए, या हो सकता है कोलिशन के भी मिनिस्टर्स हो ना। मिनिस्टर बन कौन सकता है, हु कैन बी अ मिनिस्टर, दिस इज द क्वेश्चन। कौन बन सकता है, देखो प्राइम मिनिस्टर की विल है, प्राइम मिनिस्टर जिसको चाहे क्या कर ले, मिनिस्टर बना दे, है ना, उस पर कोई रोक टोक नहीं है कि वो इसको नहीं बना सकता, उसको नहीं बना सकता, ठीक है। लेट्स से कल को इलेक्शन हो और प्राइम मिनिस्टर बन जाए कोई मेरा दोस्त, है ना, तो मैं क्या करूंगा, उससे अपनी जुगाड़ लगा के कहूंगा कि भाई
यू आर रिक्वेस्टेड दैट आई शुड बी इंक्लूडेड इन द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर। तो मेरा दोस्त मुझे मना थोड़ी करेगा, हो सकता है वो मुझे जो है मिनिस्टर बना दे कल को, ठीक है। बट फंक्शन क्या है, देखो बेसिकली होता क्या है, कोई भी आदमी जो है जो मिनिस्टर रहेगा, ठीक है, वो ज्यादातर क्या होता है, या तो वो लोकसभा का मेंबर होता है या वो राज्यसभा का मेंबर होता है, ठीक है। और अगर कोई आदमी मिनिस्टर है और वो इन दोनों का भी मेंबर नहीं है तब भी मिनिस्टर बन सकता है, ठीक है, ठीक है। इफ एनी पर्सन is not a member of any house of Lok Sabha, any house of parliament, तब भी वो मिनिस्टर बन सकता है। बट उसके लिए क्या है कंडीशन, तब भी वो मिनिस्टर बन सकता है, बट कंडीशन ये है कि विद इन 6 मंथ्स, कितने दिन के लिए, 6 महीने के लिए तो वो मिनिस्टर रहेगा, लेकिन उस 6 महीने के अंदर अंदर उसे किसी ना किसी हाउस का क्या बन जाना है, इलेक्शन के थ्रू मेंबर बन जाना है। अगर वो 6 महीने के बाद मिनिस्टर रहना चाहता है तो 6 महीने के बाद अगर वो दोनों हाउसेस का मेंबर नहीं बन पाया तो वो अपनी मिनिस्ट्रियलशिप छोड़, ठीक है, मिनिस्ट्रियलशिप छूट जाएगी उसकी, वो मिनिस्टर बनने लायक नहीं बचेगा, ठीक है। नाउ यस, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर क्या होती है, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर जो है वो हाईएस्ट एग्जीक्यूटिव क्या है, बॉडी है। सब डिसीजन जो है वो क्या लेगा, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर लेगा। इसमें 60 से लेके 80 तक मिनिस्टर्स हो सकते हैं, ठीक है, 60 से लेके 80 तक मिनिस्टर हो सकते हैं अलग अलग रैंक के। ना होता क्या है, देखो बेसिकली इसमें 3 तरीके की रैंक्स होती है। कुछ होते हैं कैबिनेट मिनिस्टर्स। कैबिनेट मिनिस्टर्स वो होते हैं जो इंपॉर्टेंट पोर्टफोलियोज या इंपॉर्टेंट मिनिस्ट्रीज होल्ड करते हैं, ठीक है। इंपॉर्टेंट मिनिस्ट्रीज कौन कौन सी इंपॉर्टेंट मिनिस्ट्रीज है, लाइक होम अफेयर्स, ठीक है, जो अभी अमित शाह के पास है, अमित शाह जी के पास है होम अफेयर्स। लेट्स से फाइनेंस मिनिस्ट्री निर्मला सीतारमन जी के पास है। लेट्स से फॉरेन मिनिस्ट्री, ये सब जो है ये है कैबिनेट मिनिस्टर्स, ठीक है। कितने होते हैं, ज्यादा से ज्यादा 16, 8 से लेके 16 के बीच में कैबिनेट मिनिस्टर्स हो सकते हैं। जितनी भी इंपॉर्टेंट मिनिस्ट्रीज है उनको होल्ड करने वाले लोग होते हैं, ठीक है, दे आर नोन एज कैबिनेट मिनिस्टर्स। ये सब काउंसिल ऑफ मिनिस्टर के पार्ट है, दे ऑल आर पार्ट ऑफ काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स। दूसरी तरफ आते हैं मिनिस्टर ऑफ स्टेट, मिनिस्टर ऑफ स्टेट्स, ठीक है। पहले ये देखो मिनिस्टर ऑफ स्टेट्स। नाउ व्हाट हैपेंस इज कैबिनेट मिनिस्टर्स इतने बिजी रहते हैं, इतनी इंपॉर्टेंट उनको मिनिस्ट्रीज मिली हुई होती है कि उनका वर्कलोड बहुत ज्यादा हो जाता है। एज ए रिजल्ट ऑफ विच कैबिनेट मिनिस्टर्स को कुछ असिस्ट करने के लिए हम लोग क्या करते हैं, ठीक है, मिनिस्टर्स को कुछ मिनिस्टर ऑफ स्टेट्स को दे देते हैं उनको, ठीक है ना, मिनिस्टर ऑफ स्टेट्स को दे देते हैं। ये थोड़ा सा क्या हुआ है, ये थोड़ा सा चेंज हो गया है, इसको हटा दो, मिनिस्टर ऑफ स्टेट्स दे देते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल अगर कोई एक मिनिस्टर ऑफ फॉरेन अफेयर्स होगा, कैबिनेट मिनिस्टर होगा, ठीक है, एक कैबिनेट मिनिस्टर है, ठीक है, उसी में एक होगा मिनिस्टर ऑफ स्टेट फॉर फॉरेन अफेयर्स, ठीक है, टू असिस्ट कैबिनेट मिनिस्टर, ठीक है, टू असिस्ट कैबिनेट मिनिस्टर। ये जो है इस वाले कैबिनेट मिनिस्टर को असिस्ट करेगा। नाउ देखो अब क्या है, मिनिस्टर ऑफ स्टेट और मिनिस्टर ऑफ स्टेट विद इंडिपेंडेंट चार्ज में फर्क क्या है। जैसे मैंने ये कहा मिनिस्टर ऑफ स्टेट फॉर फॉरेन अफेयर्स, ये मिनिस्टर जो है वो क्या हो गया, बंद गया इस मिनिस्ट्री से। लेट्स से ये जो ए बंदा था, ए पर्सन जो है वो सिर्फ और सिर्फ फॉरेन अफेयर्स में ही काम करेगा। मिनिस्टर ऑफ स्टेट फॉर फॉरेन अफेयर्स जो बन गया वो सिर्फ फॉरेन अफेयर्स में ही काम करेगा, वो किसी और मिनिस्ट्री में नहीं जाएगा। बट ऑन दी अदर हैंड जो इंडिपेंडेंट चार्ज वाले लोग होते हैं वो किसी भी मिनिस्ट्री में जा सकते हैं। लेट्स से बजट के टाइम पे फाइनेंस मिनिस्ट्री में काम है, फाइनेंस मिनिस्ट्री जो है बहुत ओवरलोडेड है बजट के टाइम पे, तो ये इंडिपेंडेंट चार्ज वाला फाइनेंस मिनिस्ट्री में काम करेगा। थोड़े दिन बाद कुछ अटैक हो गया तो पता चला होप मिनिस्ट्री जो है उसमें काम बढ़ गया, तो सेम बंदे को यहां से रिलीफ मिल जाएगी, इसको यहां से छोड़ दिया जाएगा और फिर उसे होम मिनिस्ट्री में भेज दिया जाएगा। तो दिस पर्सन इज नॉट
परमानेंटली अटैच टू एनी मिनिस्ट्री, इसीलिए इसको बोला जाता है इंडिपेंडेंट चार्ज। किसी भी मिनिस्ट्री में वो क्या कर सकता है, अपनी सर्विसेज दे सकता है। ये सब मिला के 60 से लेके 80 तक मिनिस्टर्स होते हैं, ठीक है। नाउ देखो फंक्शनिंग देखते हैं हम लोग, जल्दी से देख लेते हैं फंक्शनिंग। सारे मिनिस्टर्स को रेगुलरली मीट करने के लिए, डिस्कस करने के लिए टाइम नहीं होता है, तो क्या होता है, ज्यादातर जो डिसीजंस होते हैं वो कैबिनेट मीटिंग्स में ले लिए जाते हैं, ठीक है। इसीलिए क्या होता है, पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी को कभी कभी कैबिनेट फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट भी बोल दिया जाता है, कैबिनेट फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट, ठीक है। हर मिनिस्ट्री जो है, जो भी मिनिस्ट्री होगी उसमें कुछ ना कुछ सेक्रेटरीट अटैच होगा जिससे वो काम कर रही होगी, ठीक है। सेक्रेटेरिएट में सेक्रेटरीज बैठेंगे, सीनियर आईएएस ऑफिसर्स बैठेंगे, सीनियर सिविल सर्वेंट्स बैठेंगे, जो बिल बना रहे होंगे एक्ट की प्रिपरेशन करने के लिए, ठीक है ना। ये कौन सा एक्ट बनना है, कौन से चीजें बननी है, ठीक है। जितनी भी नेसेसरी बैकग्राउंड इंफॉर्मेशन है जिसपे डिसीजन लेना है, वो सब की सब सिविल सर्वेंट से मिलती है। और उनका पूरा क्या होता है, एक कैबिनेट सेक्रेटेरिएट होता है। कैबिनेट मिनिस्ट्रीज जो होती है उनका क्या होता है, खुद का कैबिनेट सेक्रेटेरिएट होता है, जहां पर ये सारे काम, इंपॉर्टेंट काम, डिसीजन मेकिंग के लिए जाते हैं, ठीक है। आगे बढ़ते हैं हम लोग, क्या लिखा है, पावर्स ऑफ प्राइम मिनिस्टर इन ऑल पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसीज ऑफ द वर्ल्ड हैज इंक्रीज सो मच कि इसको अब हम लोग प्राइम मिनिस्ट्रियल गवर्नमेंट भी बोलते हैं। आप लोग देखते होंगे कि प्राइम मिनिस्टर इज ऑल पावरफुल, दैट इज व्हाई ये जो गवर्नमेंट है, जो डेमो पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट, उसको हम लोग प्रेसिडेंशियल प्राइम मिनिस्ट्रियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट भी बोलते हैं, ठीक है। इसको प्राइम मिनिस्टर क्या करता है, कैबिनेट को कंट्रोल करता है और पार्लियामेंट को कंट्रोल करता है अपनी पार्टी के थ्रू, ठीक है। इसी तरीके से आजकल की मीडिया भी जो है वो ट्रेंड देने लगी है, मीडिया आल्सो कंट्रीब्यूट्स टू दिस ट्रेंड की क्या है हमारा, प्राइम मिनिस्टर इज ऑल पावरफुल, ठीक है। तो ये है कि पर्सनालिटी पे भी डिपेंड करता है, जैसे आज के दौर में नरेंद्र मोदी जी बहुत ज्यादा पावरफुल नजर आते हैं बाय हिज पर्सनालिटी, हर चीज जो है उनके चारों तरफ मूव ऑन होती नजर आती है। तो हमें क्या लगता है कि प्राइम मिनिस्टर ही सबसे ज्यादा पावरफुल है, किसमें, पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ डेमोक्रेसी में, ठीक है। नाउ देयर आर सम फॉर्म ऑफ लिमिटेशंस ऑन द पावर्स ऑफ द प्राइम मिनिस्टर। क्या क्या है, जैसे कोलिशन गवर्नमेंट की वजह से उसे जो है सबके क्या करने पड़ते हैं, सबकी जो व्यूज है वो अपनी डिसीजन मेकिंग में शामिल करना पड़ता है। अदरवाइज क्या होगा, किसी ने भी अगर अपनी क्या खींच ली, सपोर्ट खींच ली, तो गवर्नमेंट गिर जाएगी, इस वजह से उसको करना पड़ता है ये सब। अपने आप वो कोलिशन गवर्नमेंट अगर होगी तो पूरे डिसीजंस अपने आप नहीं ले सकता, अलग अलग ग्रुप्स को, अलग अलग फैक्शंस को क्या करना पड़ेगा, अकोमोडेट करना पड़ेगा, किसी को मिनिस्टर्स बना रहे हैं, किसी को पावर्स और तरीके की दे रहे हैं, ठीक है। और क्या है, he has to heed to the views and oppositions of coalition partner parties, जिसकी सपोर्ट पर वो है उसको मानना पड़ेगा। यस, नेक्स्ट हमारा है प्रेसिडेंट। अभी आप लोगों को लगता होगा कि सर प्रेसिडेंट जो है सबसे ज्यादा पावरफुल है, बट लेट मी टेल यू, प्रेसिडेंट जो है वो कहलाते हैं हमारे हेड ऑफ द स्टेट। स्टेट का मतलब यहाँ पे आप ले सकते हो कंट्री, ठीक है। स्टेट ऐसे नहीं है यूपी वगैरह, कंट्री का हेड है, बट इसको हम लोग बोलते हैं सेरिमोनियल हेड। क्या बोलते हैं, सेरिमोनियल हेड, या फिर आप कह सकते हैं इसको नॉमिनल हेड। ये जो है सिर्फ नाम के हैं, ठीक है, रियल पावर नहीं है इनके हाथ में। नाम के क्यों है, नाम के इसलिए है क्योंकि ये जो भी डिसीजन लेते हैं वो पहले से डिसीजन जो है वो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर जो है वो ले चुका होता है, ठीक है। काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स जो भी डिसीजन ले चुके होते हैं, ठीक है, उसी का ये क्या करते हैं, फाइनलाइज करते हैं उसको, ठीक है। नॉमिनल पावर से इनके पास, क्योंकि ये अपने आप कोई डिसीजन नहीं लेते हैं, बट इनका काम क्या है कि सारी फंक्शनिंग्स को देखिए पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशन के, कि कौन से इंस्टीट्यूशन की फंक्शनिंग कैसे चल रही है, कि हार्मनी चल रही है सब में या नहीं चल रही है, या फिर कुछ अनबन है, खटपट है, ठीक है। तो इलेक्शन कैसे होता है प्रेसिडेंट का, प्रेसिडेंट का जो इलेक्शन होता है वो इनडायरेक्ट इलेक्शन। पहली चीज आप लोग ये देख लो, ये जो है कैसा इलेक्शन है, इनडायरेक्ट इलेक्शन, ठीक है। अब इन्हें इलेक्ट कौन करता है, इन्हें इलेक्ट करते हैं एमपीज और एमएलएस, ठीक है। कौन से एमपीज, जो भी इलेक्टेड एमपीज हैं, ठीक है, कहां के, राज्यसभा के और लोकसभा के, दोनों के। कौन से एमएलएस,
जो इलेक्टेड एमएलए है, ठीक है, सारी स्टेट्स के, और कौन से एमएलए, इलेक्टेड एमएलए ऑफ ऐसी यूनियन टेरिटरीज जिसमें क्या है, लेजिस्लेचर है। तो ये लेजिस्लेचर है जम्मू कश्मीर में, दिल्ली में और पुडुचेरी में। यहाँ के एमएलए क्या करेंगे, वोट डालेंगे प्रेसिडेंट के इलेक्शन में, ठीक है। तो जिसको भी मेजोरिटी मिलेगी वो जीत जाएगा, ठीक है ना। दैट्स इट, हैज टू गेट मेजोरिटी ऑफ वोट्स। नाउ ये जो है ये डायरेक्ट मैंडेट नहीं होता है इनका, दैट इज पीपल की विल नहीं होती है, इनडायरेक्टली इलेक्ट करे जाते हैं। जैसे डायरेक्ट पॉपुलर मैंडेट जो है वो प्राइम मिनिस्टर के पास होता है, इसीलिए उसको हम लोग रियल हेड भी बोलते हैं। डेमोक्रेसी में मैं फिर से बता दूं आपको, सुप्रीम जो है वो हमेशा पीपल रहेंगे, और पीपल ने किसको चूज किया है, प्राइम मिनिस्टर को चूज किया है, इसलिए रियल पावर जो है वो प्राइम मिनिस्टर के हाथ में है। प्रेसिडेंट जो है वो सिर्फ और सिर्फ सेरेमोनियल या फिर नॉमिनल हेड है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, प्रेसिडेंट के पावर्स क्या क्या देखते हैं। हाँ ये देख लो, जो भी काउंसिल ऑफ मिनिस्टर डिसीजन लेगी, ठीक है, ऑल्दो दैट डिसीजन इज बीन टेकन बाय द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर, बट जब साइन होके आएगा वो डिसीजन, तो वो प्रेसिडेंट के साइन होके आएगा। दैट मीन्स कि हमारे यहाँ फाइनल डिसीजन लगता हमें ये है कि प्रेसिडेंट ने लिया है, क्योंकि दैट हैज बीन साइंड बाय द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, बट वो डिसीजन ऑलरेडी जो है वो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर में लिया जा चुका था। काउंसिल ऑफ मिनिस्टर ने एक फाइल भेजी कि ये डिसीजन, ये बातें हमने कर दी हैं, आपको बस साइन करना है। प्रेसिडेंट ने उस पर साइन कर दिए, ठीक है। जितनी भी गवर्नमेंट एक्टिविटीज होंगी वो प्रेसिडेंट के नाम में होंगी, ओके। जितने भी लॉज, मेजर पॉलिसी डिसीजन होंगे वो प्रेसिडेंट के नाम में होंगे, चाहे बनाए काउंसिल ऑफ मिनिस्टर ने हो, बट नाम में प्रेसिडेंट के होंगे, ठीक है। जितने भी अपॉइंटमेंट्स, जैसे फॉर एग्जाम्पल बहुत इंपॉर्टेंट अपॉइंटमेंट्स, जैसे कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज के अपॉइंटमेंट्स करने हैं, जैसे फॉर एग्जांपल सीएजी को अपॉइंटमेंट करना है, सीएजी को अपॉइंट करना है, चीफ इलेक्शन कमिश्नर को अपॉइंट करना है, या फिर सुप्रीम कोर्ट के जजेस को, हाई कोर्ट के जजेस को अपॉइंट करना है, तो सब काम कौन करेगा, प्रेसिडेंट करेगा। जितनी भी इंटरनेशनल ट्रीटीज है, मतलब हमारे देश जो है वो किससे कैसे अपने रिलेशन रखेगा, क्या एग्रीमेंट्स रहेंगे, किसके साथ पीस होगी, किसके साथ वॉर होगा, वो सबके सब चीजें जो है वो प्रेसिडेंट डिसीजन लेता है, ठीक है। उसके अलावा ही इज द सुप्रीम कमांडर, दैट इज एयरफोर्स, मिलिट्री और नेवी, मिलिट्री नेवी, इन सबका जो सुप्रीम कमांडर है वो प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया है, ठीक है ना। तभी आप लोगों ने देखा होगा 26 जनवरी को जब क्या होता है, जो राजपथ या अब वो कर्तव्य पथ हो गया है, ठीक है, उस पर जब परेड हो रही होती है तो जो सलामी दी जाती है वो प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया को दी जाती है, क्योंकि ही इज द सुप्रीम कमांडर ऑफ ऑल द फोर्सेस, ठीक है। ये मैंने आपको बताया, प्रेसिडेंट जो भी पावर एग्जीक्यूट करेगा अपनी, वो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर के कहने पे करेगा, ठीक है। ये सारी चीजें। अब देखो यहाँ पे कहीं कहीं एक चीज आती है कि प्रेसिडेंट की सारी पावर्स जो है जब काउंसिल ऑफ मिनिस्टर के कहने पर है, तो उसकी खुद की पावर क्या है। खुद की पावर मैं आपको बता देता हूँ, डिस्क्रिशनरी पावर बेसिकली इनको कहा जाता है, जहां प्रेसिडेंट जो है वो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर से कंसल्ट नहीं करेगा। पहली पावर जो डिस्क्रिशनरी पावर है प्रेसिडेंट की, वो ये है कि अगर किसी भी पार्टी की लोकसभा में मेजोरिटी नहीं आती है, अगर किसी भी कोलिशन की लोकसभा में मेजोरिटी नहीं आती है, तो इट इज ऑन द विल ऑफ द प्रेसिडेंट, वो किसी को भी चाहे प्राइम मिनिस्टर बना सकता है। दूसरी चीज वो क्या कर सकता है कि अगर उसे कोई भी बिल लौटाना होगा, ठीक है, जिसपे मुझे साइन नहीं करना है, प्रेसिडेंट ये कह दे, तो उसे वो रिकंसिडरेशन के लिए भेज सकता है। और कुछ ऐसे बिल्स होते हैं जिसपे को वो साइन करने के लिए कितना भी टाइम ले ले, कोई उस पे बाउंडेशंस नहीं। ये होती है डिस्क्रिशनरी पावर्स प्रेसिडेंट की, ठीक है। अब हम लोग पढ़ते हैं प्रेसिडेंशियल सिस्टम। बेसिकली अभी तक हम जो बात कर रहे थे वो पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ डेमोक्रेसी की कर रहे थे, जहां हेड ऑफ द गवर्नमेंट अलग है, हेड ऑफ द स्टेट अलग है। बट प्रेसिडेंशियल सिस्टम में ये होता है कि हेड ऑफ द स्टेट भी प्रेसिडेंट है, हेड ऑफ द गवर्नमेंट भी प्रेसिडेंट है। यहाँ पे प्रेसिडेंट जो है वो ऑल पावरफुल हो जाता है, सारे डिसीजन भी वही लेगा, सारे मिनिस्टर्स को अपॉइंट भी वही करेगा, सारी चीजें उसी के क्या डिसीजन पे चलेंगी, ठीक है। और यहाँ पे क्या है, that person is directly elected by the people, just like यूएस के प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रम्प। तो अगर आपसे ये क्वेश्चन आता है कि भाई प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट कहाँ फॉलो होती है, then it is in the यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ
अमेरिका। ठीक है, तो प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ सिस्टम में प्रेसिडेंट ही हेड ऑफ द स्टेट है, प्रेसिडेंट ही हेड ऑफ द गवर्नमेंट है। ठीक है, और वहां पे क्या है, फिक्स टेन्योर है 4 साल का, और सिर्फ मैक्सिमम 2 बार आप क्या कर सकते हो, प्रेसिडेंट बन सकते हो। इंडिया में कितने भी बार आप जो है प्रेसिडेंट का इलेक्शन लड़ सकते हो और आप प्रेसिडेंट बन सकते हो, और इंडिया में टेन्योर भी 5 साल का है। ठीक है, बट वहां पे सिस्टम फिक्स्ड है। नाउ कमिंग टू नेक्स्ट पार्ट, दैट इज द लास्ट पार्ट ऑफ आवर चैप्टर, दैट इज जुडिशरी। ठीक है, जुडिशरी का क्या है, बेसिकली जुडिशरी का मतलब है कि हमारी कंट्री में कोर्ट्स कौन कौन सी है। ठीक है, तो क्या होता है, हमारी कंट्री में डिफरेंट डिफरेंट लेवल पे कोर्ट्स है। हाईएस्ट कोर्ट है सुप्रीम कोर्ट, जो हमारी न्यू दिल्ली में है। देन हाई कोर्ट, ठीक है, जो अलग अलग स्टेट में है। देन डिस्ट्रिक्ट कोर्ट्स, जो अलग अलग डिस्ट्रिक्ट्स में होती है। ठीक है, और फिर अदर सबऑर्डिनेट कोर्ट्स आप कह सकते हो। ठीक है, तो ये है हमारा जुडिशियरी। ठीक है, और ये पूरा क्या है, ये इंटीग्रेटेड है। कैसा है, इट इज इंटीग्रेटेड, इंटरकनेक्टेड। ओके, जुडिशरी का बेसिकली काम क्या है, लाइक दिस। ठीक है, हाई सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट। व्हाट इज द वर्क ऑफ जुडिशरी? ठीक है, देखो सबसे हाईएस्ट जो है सुप्रीम कोर्ट है हमारी। सुप्रीम कोर्ट जो है वो हाईएस्ट कोर्ट है, और वो सबको कंट्रोल करती है, पूरे के पूरे जुडिशियल एडमिनिस्ट्रेशन को कंट्रोल करेगी। दैट मींस हाई कोर्ट्स को भी सुप्रीम कोर्ट कंट्रोल करेगी, लोअर कोर्ट्स को भी सुप्रीम कोर्ट कंट्रोल करेगी। सुप्रीम कोर्ट का जो भी ऑर्डर होगा वो पूरी की पूरी कंट्री पे लागू होगा, इररिस्पेक्टिव कि वो कौन सी स्टेट में लागू होना है या फिर कौन सी यूनियन टेरिटरी में लागू होना है। वो पूरी कंट्री के लिए क्या बन जाता है, एक एग्जाम्पल सेट हो जाता है, जो भी उसने ऑर्डर पास कर दिया। ठीक है, प्लस इट इज गोइंग टू बी बाइंडिंग ऑन ऑल अदर कोर्ट्स। और क्या है, इट इज हाईएस्ट कोर्ट ऑफ अपील। दैट मींस कि आपकी जो हाईएस्ट कोर्ट ऑफ अपील है वो सुप्रीम कोर्ट है। दैट मींस कि अगर आप डिस्ट्रिक्ट कोर्ट के डिसीजन से क्या हो, नाखुश हो, तो हाई कोर्ट चले जाओ, हाई कोर्ट के डिसीजन से भी नाखुश हो तो सुप्रीम कोर्ट चले जाओ। ठीक है, सुप्रीम कोर्ट का फैसला आपको एट लास्ट मानना पड़ेगा, हाईएस्ट कोर्ट ऑफ अपील है। नाउ व्हाट काइंड ऑफ डिस्प्यूट्स, कौन कौन सी ऐसी सिचुएशंस हैं, कौन कौन से ऐसे जो है झगड़े हैं जिनको सुप्रीम कोर्ट अंडरटेक करती है। तो देखिए, देखो अगर दो सिटीजन्स के बीच में लड़ाई होगी, लेट्स से दो सिटीजन्स हैं, लड़ रहे कंट्री के, उनमें लड़ाई हो गई, तो सुप्रीम कोर्ट पे आप झगड़ा लेके पहुंच जाओ। सिटीजन्स और गवर्नमेंट में लड़ाई होगी, लेट्स से मैं सिटीजन हूं, मेरी इक्वालिटी को किसी ने छीन लिया, है ना, एक आदमी को उसने एग्जाम में जाने के लिए अलाउ कर दिया, मुझे रोक लिया, तो क्या करूंगा मैं, भाई सिटीजन और गवर्नमेंट में लड़ाई होगी, एज अ रिजल्ट ऑफ विच क्या है, मैं जाके सुप्रीम कोर्ट को कहूंगा कि मेरे राइट्स छीने। दो या दो से ज्यादा स्टेट्स लड़ लेंगे, जैसे आपने सुना होगा साउथ में कावेरी रिवर बहती है, उसके वाटर को लेकर डिस्प्यूट चल रहा है ना, कि भाई कावेरी का जो वाटर है वो कोई स्टेट कंट्रोल कर लेती है, अगली स्टेट पे क्या हो जाता है, ड्रॉट हो जाता है, या कोई स्टेट जो है वो ज्यादा पानी छोड़ देती है तो अगली स्टेट में फ्लड आ जाती है। जैसे आप दिल्ली में सुनते होंगे, कभी हरियाणा की गवर्नमेंट ने ज्यादा पानी छोड़ दिया तो दिल्ली में यमुना का स्तर बढ़ जाता है, लेवल बढ़ जाता है ना। तो ये सारे झगड़े भी कौन देखता है, सुप्रीम कोर्ट देखता है। और गवर्नमेंट और गवर्नमेंट एट द सेंटर और गवर्नमेंट एट द स्टेट की लेवल की लड़ाई अगर होगी, तब भी जो है वो कौन देखेगा, सुप्रीम कोर्ट देखेगा। ठीक है, इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशरी का मतलब यह है कि जब भी कोई फैसला लेना होगा जुडिशरी को, तो वो इन्फ्लुएंस नहीं होंगे किसी भी मिनिस्टर से, या किसी भी कितना भी बड़ा कोई पॉलिटिकल फिगर हो उससे इन्फ्लुएंस नहीं होंगे। उस पर ना ही एग्जीक्यूटिव का कोई असर पड़ता है, ना ही लेजिस्लेचर का कोई इफेक्ट पड़ता है, कि भाई अगर उनके सामने राहुल गांधी का केस आ जाए, नरेंद्र मोदी का केस आ जाए, या किसी का भी आ जाए, XYZ, कोई कितनी बड़ी पर्सनालिटी हो, मुकेश अंबानी हो, अडानी हो, दे आर जस्ट गोइंग टू लुक एट द कॉन्स्टिट्यूशन, कि अगर इन्होंने कोई ऐसी हरकत की है जो कॉन्स्टिट्यूशन के खिलाफ है, तो इररिस्पेक्टिव ऑफ द पर्सनैलिटी वो क्या करेंगे, उनको सजा देंगे, और अगर उन्होंने नहीं की होगी तो उनको सजा नहीं मिलेगी। ठीक है, तो जजेस जो है वो दे आर नॉट गोइंग टू एक्ट एज पर द डायरेक्शन ऑफ गवर्नमेंट। ठीक है, दे आर नॉट गोइंग टू एक्ट एज पर द डायरेक्शन ऑफ द गवर्नमेंट। ठीक है, ये आप ध्यान रखना, इंडिपेंडेंसी जुडिशरी की यही। ठीक है, जजेस का अपॉइंटमेंट देखते हैं कैसे होता है। सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के जज जो है प्रेसिडेंट अपॉइंट करता है, प्राइम मिनिस्टर और किसके, चीफ जस्टिस ऑफ सुप्रीम कोर्ट के कहने पे।
ठीक है, एक कोलिजियम सिस्टम है, उसमें कंसल्ट किया जाता है चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया को प्लस 4 सीनियर मोस्ट जजेस को। जब वो लोग किसी का नाम बता देते हैं तो प्राइम मिनिस्टर और काउंसिल ऑफ मिनिस्टर क्या करते हैं, उस नाम को प्रेसिडेंट को दे देते हैं, प्रेसिडेंट जो है वो उसको अपॉइंट कर देता है। ठीक है, दैट इज द थिंग। वंस अ पर्सन इज अपॉइंटेड एज जज, उसको हटाना बहुत मुश्किल होता है। ठीक है, क्योंकि उसको हटाने के लिए आपको एक मोशन लाना पड़ेगा और उस मोशन को स्पेशल मेजोरिटी से पास कराना पड़ेगा। ठीक है, किससे पास कराना पड़ेगा, स्पेशल मेजोरिटी से, जो लाना बहुत ज्यादा मुश्किल है। नाउ इसीलिए क्या हुआ है, कोई भी जज अभी तक इम्पीच नहीं हो पाया। इम्पीचमेंट का मतलब होता है हटाना। ठीक है, इम्पीच नहीं हो पाया है अभी तक इन द हिस्ट्री ऑफ इंडियन इंडिपेंडेंट इंडियन जुडिशरी। ठीक है, क्या क्या जुडिशरी के पावर है, देखो पावर सबसे बढ़िया इसकी यह है कि कॉन्स्टिट्यूशन का जो फाइनल इंटरप्रिटेशन है वो जुडिशरी के हाथ में है। इट इज नॉट इन द हैंड्स ऑफ लेजिस्लेचर, इट इज नॉट इन द हैंड्स ऑफ एग्जीक्यूटिव। जो भी फाइनल इंटरप्रिटेशन होगा कॉन्स्टिट्यूशन का वो जुडिशरी करेगी। जुडिशरी के अकॉर्डिंग अगर कॉन्स्टिट्यूशन में चांद निकलने को रात नहीं दिन कहा जाएगा तो आपको दिन मानना पड़ेगा, सूरज निकलने को दिन नहीं रात कहा जाएगा। जुडिशरी ने अगर इंटरप्रेट कर दिया इन द लाइट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन तो वो आपको मानना पड़ेगा। कोई भी चीज इंटरप्रिटेशन जो भी होगा वो कॉन्स्टिट्यूशन का, वो जुडिशरी का ही फाइनल होगा। ठीक है, कोई भी लॉ कॉन्स्टिट्यूशनली वैलिड है। ठीक है, कोई भी लॉ मतलब लेजिस्लेशन मतलब लॉ, कोई भी लॉ बनाए कॉन्स्टिट्यूशनली वैलिड है, दैट इज एज पर दी कॉन्स्टिट्यूशनल वैल्यूज या एज पर दी कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजंस। अगर वो लॉ है तो ठीक है, अदरवाइज वो लॉ कैंसिल आउट हो जाएगा। अदरवाइज वो लॉ कैंसिल आउट हो जाएगा। जैसे हमने शुरुआत में क्या पढ़ा था, जो हम लोगों ने पढ़ा था ना, चैलेंज कर दिया गया था रिजर्वेशन के सिस्टम को। जुडिशरी ने कहा नहीं, सही है रिजर्वेशन का सिस्टम, बिल्कुल जो सोशली एंड एजुकेशनली बैकवर्ड क्लासेस है उनकी क्या है, जो हालत है वो वाकई खराब है, वो रिजर्वेशन के लायक है। इसलिए अगर वो ये मान लेती कि वो रिजर्वेशन के लायक नहीं है तो वो उसको नल एंड वॉइड कर सकती थी। ठीक है, और क्या है, बेसिक प्रिंसिपल्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन कैन नॉट बी चेंज्ड बाय द पार्लियामेंट। ये चीज क्या है बेसिक प्रिंसिपल्स, व्हाट इज दिस। देखो बेसिक प्रिंसिपल्स का मतलब क्या है, देखो कुछ बेसिक प्रिंसिपल्स है। मैं आपको एक केस का नाम बताता हूं, यू हैव टू रिमेंबर दिस, केशवानंदा भारती केस। केशवानंदा भारती केस 1973। इसमें क्या है, कॉन्स्टिट्यूशन ने बेसिक स्ट्रक्चर, कॉन्स्टिट्यूशन की बेसिक स्ट्रक्चर डॉक्ट्रिन दी सुप्रीम कोर्ट ने। ठीक है, बेसिक स्ट्रक्चर डॉक्ट्रिन के अकॉर्डिंगली आप क्या है कि आप कॉन्स्टिट्यूशन का पूरा कॉन्स्टिट्यूशन चेंज कर दो, लेकिन कुछ बेसिक फिलॉसफीज है कॉन्स्टिट्यूशन में, कुछ बेसिक प्रिंसिपल्स हैं, आप उनको चेंज नहीं कर सकते। क्या है वो बेसिक प्रिंसिपल, लाइक सेकुलरिज्म, आप इसके कैरेक्टर को चेंज नहीं कर सकते जो सेकुलरिज्म का कैरेक्टर है। लाइक सेपरेशन ऑफ पावर, इसको आप खत्म नहीं कर सकते। ठीक है, एटसेट्रा एटसेट्रा, बहुत सारी केसेस आते गए और वो बहुत सारी बेसिक चीजें जो है कॉन्स्टिट्यूशन की जो बताता गया सुप्रीम कोर्ट, और ये बताता गया कि पार्लियामेंट को इनको हटाने का, इनको चेंज करने का हक नहीं है। ठीक है, इसी को हम बेसिक स्ट्रक्चर डॉक्ट्रिन बोलते हैं। केशवानंदा भारती केस 1973 में इस डॉक्ट्रिन को पास किया था सुप्रीम कोर्ट ने। नाउ सुप्रीम कोर्ट को ये कहा जाता है कि गार्जियन ऑफ फंडामेंटल राइट्स है। दैट मींस लेट्स से मेरा कोई राइट, लेट्स से मेरा फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन जो है वो किसी ने कर्टेल कर दिया। ठीक है, मैं कुछ लिख रहा था और उसको किसी ने क्या कर दिया, छीन लिया मुझसे कि आप ये राइटिंग नहीं कर सकते, आप ये लेटर नहीं लिख सकते, आप ये पोस्ट नहीं कर सकते, या फिर आप ऐसी चीजें जो है वो गवर्नमेंट के अगेंस्ट नहीं लिखा सकते। अब आप क्या करो, आप फौरन मूव करो कहां पे, सुप्रीम कोर्ट। सुप्रीम कोर्ट विल लुक इनटू दैट मैटर, है ना। और अगर आपने जो चीज की होगी वो कॉन्स्टिट्यूशनली करेक्ट होगी तो वो आपको रिस्टोर करेगी आपके एक्सप्रेशन। आपसे ये कहा जाएगा कि दैट यू हैव फुल पावर टू पब्लिश दिस थिंग। गवर्नमेंट को क्या कहा जाएगा कि गवर्नमेंट से ये कहा जाएगा कि आप दूर हटिए, यू हैव नो राइट टू कर्टेल द फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन ऑफ दिस पर्सन ऑन दिस इशू। ठीक है, इसीलिए इसको कहा जाता है गार्जियन ऑफ
फंडामेंटल राइट, कभी भी मेरे राइट्स छीनेंगे तो मैं फौरन सुप्रीम कोर्ट चला जाऊंगा। सही है, बहुत बार ऐसा होता है औरतों को कहीं अलाउ नहीं होता है, इक्वलिटी नहीं मिल रही होती, तो वो जाके सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाती है और उनकी इक्वलिटी को रिस्टोर किया जाता है। ठीक है, नाउ पावर्स क्या क्या है देखो, हम लोग देख सकते हैं सिटीजन्स ऑफ द कंट्री का जो भी है वो डिस्प्यूट ले सकती है, सिटीजन्स गवर्नमेंट का डिस्प्यूट ले सकती है, 2 और मोर स्टेट्स का ले सकती है, गवर्नमेंट एट यूनियन और सेंट्रल लेवल पे ले सकती है। देखो वन मोर थिंग इज जुडिशियल रिव्यू। जुडिशियल रिव्यू कहते हैं किस चीज को, कैन चेक, सुप्रीम कोर्ट या जुडिशरी कैन चेक द वैलिडिटी ऑफ एनी लॉ। वैलिडिटी मतलब whether they are as per constitution or not, whether they are as per constitution or not। कॉन्स्टिट्यूशन पे होंगे तो ठीक है, अदरवाइज क्या होगा, स्ट्रक डाउन कर दिया जाएगा। ठीक है, हाईएस्ट कोर्ट ऑफ अपील भी है, हम लोगों ने देख लिया सुप्रीम कोर्ट क्या है, हाईएस्ट कोर्ट ऑफ अपील भी है। ठीक है, दिस वाज इट इन दिस चैप्टर। आई होप यू लाइक ऑल द लेक्चर्स ऑफ वर्किंग ऑफ इंस्टीट्यूशन एंड आई वुड लाइक टू रिक्वेस्ट यू कि अगर आपको पूरा एक थॉरो तैयारी करनी है, या तो हम लोग सिर्फ और सिर्फ इंपॉर्टेंट चैप्टर्स को पढ़ा रहे हैं, बट इफ यू वांट टू टेक अ वेरी ह्यूज माइंड अहेड ऑफ ऑल द स्टूडेंट्स इन 11th आर्ट्स एंड कॉमर्स एंट्रेंस, तो आप क्या कर सकते हैं, हमारे ऑफलाइन बैच को ज्वाइन कर सकते हैं, जो कि आने वाली 1 दिसंबर से शुरू हो रहा है। वहां पर आपको रोजाना के हिसाब से जो भी टॉपिक पढ़ाया जाएगा उसके एमसीक्यूज दिए जाएंगे, जो कि मोस्ट प्रोबेबल एमसीक्यूज होंगे जो 11th एंट्रेंस में पूछे जा सकते हैं। इसी तरीके से आपको ये सारे नोट्स जो हैं वो हार्ड कॉपी के फॉर्म में दिए जाएंगे, इजी टू रिवाइज फॉर्म में आपको ये नोट्स प्रोवाइड कराए जाएंगे, और आपको एक डेली सिलेबस ट्रैकर मिलेगा कि आपने कौन सा कोर्स या फिर कौन सा सब्जेक्ट कितना कवर अप कर लिया है। तो ये सारी चीजें आपकी जो प्रिपरेशन है उसको बूस्ट अप करेंगी। तो आई वुड लाइक टू रिक्वेस्ट ऑल ऑफ यू कि आप जो है वो आने वाले 1 दिसंबर से हमारा जो ऑफलाइन बैच है उसको ज्वाइन करें। थैंक यू वेरी मच।